हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द मिडिल क्लास ओपिनियन। आज द मिडिल क्लास ओपिनियन पे हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े घमासान युद्ध की। यस, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लीथल रूसो-यूक्रेनियन वॉर। In this video, we are going to cover all the aspects of the Russo-Ukrainian war, how it all started, what was the reason behind it, how the world reacted to it, what is the role of India in this war, what are the casualties till date, and what are the lessons mankind should learn out of this war. तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत आखिर हुई कैसे। तो आपको बता दें कि इस भयावह रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होती है साल 2014 से। साल 2014 जब रशिया ने यूक्रेन के तीन महत्वपूर्ण पार्ट, पहला क्रीमियन पेनिनसुला, दूसरा लुहांस्क और तीसरा डोनेस्क, इन तीनों राज्यों को यूक्रेन से अलग करके व करवा के इन्हें पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया। साल 2014 की शुरुआत में सबसे पहले रशिया ने अपनी मिलिट्री की ताकत से यूक्रेन से अलग किया उसका साउथ ईस्टर्न पार्ट, जो कि था क्रीमियन पेनिनसुला। रशिया ने अपनी मिलिट्री की ताकत से क्रीमियन पेनिनसुला को यूक्रेन गवर्नमेंट के कंट्रोल से मुक्ति दिलाई और इसे पीपल रिपब्लिक घोषित कर दिया, या कह लें कि उसे अपने कब्जे में ले लिया। And by the end of year 2014, after annexing Crimean Peninsula from the control of the Ukraine government, अब बारी थी यूक्रेन के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट लुहांस्क और डोनेस्क की। लुहांस्क और डोनेस्क, जिनको कलेक्टिवली डोनबस कहा जाता है, उसे भी रशिया ने वहां रह रहे सेपरेटिस्ट की मदद से यूक्रेनियन गवर्नमेंट से अलग करवाकर पीपल्स रिपब्लिक घोषित करवा दिया। कहा जाता है कि लुहांस्क और डोनेस्क में रह रहे, यानी कि डोनबस में रह रहे सेपरेटिस्ट की रशियन गवर्नमेंट ने हर तरह से मदद की, फिर चाहे वो युद्ध के दौरान फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मिलिट्री सपोर्ट हो, या फिर कोविड-19 के दौरान वैक्सीन सप्लाई का सपोर्ट हो। यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि रशिया ने डोनबस में रह रहे करीब 8 लाख लोगों को रशियन पासपोर्ट देकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तो साल 2014 के अंत तक रशिया ने अपनी मिलिट्री और सेपरेटिस्ट की मदद से यूक्रेन से उसके तीन महत्वपूर्ण रीजन्स क्रीमियन पेनिनसुला, लुहांस्क और डोनेस्क, यानी कि डोनबस को अलग करवाकर उन्हें पीपल्स रिपब्लिक घोषित। लेकिन यह मामला वहीं शांत ना हुआ। बढ़ते तनाव और हिंसा को देखते हुए इन सब का एक निवारण निकाला गया, मिन्स्क एग्रीमेंट। जी हाँ, मिन्स्क एग्रीमेंट एक ऐसी एग्रीमेंट है जो साल 2015 में यूक्रेन रिप्रेजेंटेटिव्स, रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप के कुछ सदस्यों द्वारा इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये तय हुआ कि यूक्रेन लुहांस्क और डोनेस्क, यानी कि डोनबस को एक अलग स्टेट का दर्जा देगा और इसे स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करेगा। वहीं रशिया के लिए ये तय हुआ कि वो अब किसी भी तरह का इन्वेजन या फिर किसी भी तरह के हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी मनमानी करना और अपना राज चलाना रशिया की पुरानी आदत है। तो साल 2021 में रशिया ने यूक्रेनियन रशियन बाउंड्री पे शुरू किया अपना मिलिट्री बिल्डअप, जिससे दुनिया भर में अटकलें ये लगाई जाने लगी कि रशिया एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला करने की फिराक में है, और ये हमला अब तक के सारे घुसपैठ और हमलों से ज्यादा बड़ा व भयावह होगा। और हुआ ठीक वैसा ही। दिन था 24 फरवरी 2022 सुबह के 4 बजे, जब रशियन मिलिट्री ने मिन्स्क एग्रीमेंट को तार तार करते हुए एक बार फिर से घुसपैठ किया यूक्रेन में। At 4 AM, Russian troops invaded in Ukraine with missiles and air strikes all across the Ukraine, including the capital state Kyiv, followed by a large ground invasion. और तब दुनिया ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। इन्वेजन के तुरंत बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मार्शल लॉ लगाकर 18 से 60 वर्ष तक के पुरुषों को देश से जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और वहीं उन्हें रशिया के खिलाफ हो रहे जंग में भाग लेने का आदेश भी दिया। रशियन इन्वेजन के तुरंत बाद यूक्रेन के सभी 18 से 60 साल के पुरुष मिलिट्री ट्रूप्स की ट्रेनिंग में जुट गए, और उन्होंने बढ़ चढ़कर वह बहुत ही बहादुरी से रशियन ट्रूप्स का सामना किया। रशिया का ये इन्वेजन शुरू हुआ बेलारूस से, और इसका मोटिव था यूक्रेनियन कैपिटल कीव को हथियाना। समय समय पर अलग अलग डायरेक्शन से रशियन ट्रूप्स ने यूक्रेन पर हमला किया, और यूक्रेनियन आर्मी, जिनमें की बहुत से आम नागरिक भी शामिल थे, उन्होंने अपना भरपूर प्रयास किया कि रशिया किसी भी तरह से यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा ना कर सके, और उन्होंने अपना पूरा दमखम लगा दिया टू स्टॉप रशिया फ्रॉम एनेक्सिंग देयर कैपिटल कीव।
रशिया की माने तो it was just a special military operation to disarm Ukraine and to get rid of the anti-Russian nationalism mentality of the Ukrainian government. लेकिन दुनिया की माने तो रशिया का यह दावा वास्तविकता से एकदम परे है। खबर यह है कि रशिया यूक्रेन के नेटो की सदस्यता हासिल करने को लेकर खफा था और उसने इसी वजह से रशिया पर कब्जा करना चाहा और उसे चिताना चाहा कि वह नेटो में शामिल ना हो। वहीं रशिया का यह भी मानना था कि यूक्रेन की मिलिट्री नियो नाजी ग्रुप द्वारा संचालित की जा रही है, जो कि हमेशा से एथनिक रशियन माइनॉरिटी के खिलाफ है। तो अब बात आती है कि दुनिया ने इस युद्ध को किस नजरिए से देखा और इस युद्ध में दुनिया के विभिन्न देशों ने किसका सपोर्ट किया और क्यों। दुनिया के ज्यादातर देश जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान और कनाडा ने खुलकर अपना सपोर्ट जाहिर किया यूक्रेन के लिए। वहीं नेटो ने भी यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए यूक्रेन को बहुत सी डेडली वेपन्स भेज के यूक्रेनियन आर्मी की भी मदद की। वहीं ज़्यादातर देशों ने यह कहा कि रशिया एक वॉर क्राइम कर रहा है और उसने रशिया के ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज और सैंक्शंस लगा दी। सैंक्शंस यानी कि बहुत से कॉमर्शियल और ट्रेडिंग बैन्स व रेस्ट्रिक्शंस। तो यूएस, यूरोप, कनाडा और जापान ने रशिया के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, यानी कि ऐसी पेनल्टीज जिससे रशिया उनके साथ ट्रेडिंग और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करने में रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारे भारत देश का इस युद्ध में क्या रोल था। यूं तो भारत देश दोनों तरफ अपने रिश्तों को बचाने में लगा हुआ था, लेकिन उसकी पहली प्रायोरिटी थी अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को वहां से इवैक्यूएट करना, यानी कि वहां से सुरक्षित अपने देश वापस लाना। यूक्रेन में हजारों भारतीय मेडिकल छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर साल जाते हैं। तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, वहीं भारत ने ये तैयारी कर ली कि उसे किसी भी हाल में अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने देश वापस लेके ही आना है। तो भारतीय सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे भारत सरकार ने देर से ही सही पर दुरुस्त होकर अपनी इस ड्यूटी को निभाया। हालांकि इसके बावजूद कई भारतीय छात्रों को इस भयावह युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय सेना के ज़्यादातर हथियार रशिया से ही आते हैं। इस वजह से भारत खुलकर यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में भी यूक्रेन के लिए गहरी सांत्वना थी। तो आइए जानते हैं कि रशिया में इस युद्ध को लेकर के क्या स्थिति थी। रशिया में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी मीडिया की सहायता से वहां के लोगों का ब्रेन वॉश किया, यानी कि रशिया ने अपने देश के लोगों को ये बताया कि नेटो यूक्रेन के जरिए हम पर हमला करने की कोशिश में था और रशियन फोर्सेस ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूक्रेन पर हमला किया, जिससे कि रशिया ने अपने नागरिकों का पूरा समर्थन ले लिया था। और यही नहीं, इस ब्रेन वॉश के चलते कई सारे रशियन देश प्रेमी ये भी चाहते थे कि वो खुद बढ़ चढ़कर इस वॉर में हिस्सा लें, ताकि वो अपना योगदान दे सकें अपने देश को बचाने के लिए। तो अब बात करते हैं कि अब तक इस वॉर के चलते यूक्रेन और रशिया में कितनी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की माने तो अब तक 3,752 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, वहीं 4,062 इंजर्ड हो चुके हैं। अगर बच्चों की बात करें तो 229 बच्चों की अब तक मृत्यु हो चुकी है, वहीं 424 बच्चे इंजर्ड माने जा रहे हैं। यूक्रेन फोर्सेस की बात करें तो हाई कमिश्नर का यह भी दावा है कि यूक्रेन ने भी रशिया के बहुत से हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को मार गिराया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हाल ही में यह खबर आई थी कि रशिया ने सारी दिशाएं छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ईस्ट पे अपनी सारी मिलिट्री ट्रूप्स को कलेक्ट करके एक बार फिर से यूक्रेन पे अटैक करने का मन बना लिया है। वहीं अभी अभी ये खबर आई है कि रशिया ने यूक्रेन पे ये आरोप लगाया है कि वो बात करने को राजी नहीं है, यानी कि रशिया अब बातों से सब कुछ सुलझाना चाहता है, लेकिन यूक्रेन अब समझौता करने को राजी नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है और यह बात कितनी झूठ है, ये तो सिर्फ रशिया और यूक्रेन ही जाने। वहीं इस टेंशन के दौरान एक और खबर ये आई है कि फिनलैंड और स्वीडन ने दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस नेटो को ज्वाइन करने का फैसला किया है। तो वहीं रशिया ने उसको चिताया है कि वो भी एक बहुत भारी गलती कर रहा है यूक्रेन की तरह और उन्हें भी इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। So now let's see what is the middle class opinion on Russo-Ukrainian war.
रूसो यूक्रेनियन वॉर में हमने देखा कि कई सारे घर बेघर हुए, कई बच्चों ने अपने माता पिता खोए, वहीं कई माता पिताओं ने अपने बच्चों को खोया। तो इन सब से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध इंसानियत से बड़ा नहीं है। फिर चाहे आप देश हो या एक व्यक्ति, सब्र और संतोष में ही आपकी भलाई है। Staying happy with whatever you are having and not going for the superiority at the stake of others' happiness and livelihood only for the sake of showing it in front of the world. तो सही करें, निडर रहें और ये सुनिश्चित करें कि हमारी लालच और अनचाही व खोखली वाहवाही के चलते दूसरों को कष्ट न झेलना पड़े। सब साथ रहें, सब भाईचारे से रहें और सब खुश रहें। We must stay united, we must stay together, we must ignore violence and we must live for harmony and peace.